नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले तो आप सब लोगों को, साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार। आपके सहयोग के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना और आपके स्नेह के बिना ये यात्रा यहाँ तक, इस पड़ाव तक नहीं पहुँच पाती। 10 लाख सब्सक्राइबर आज सुबह पूरे हो गए। आपका अखबार की ये जो यात्रा है, इसमें मैं मानता हूं कि आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। और उसके अलावा मेरा मानना है कि मेरे पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा। आगे ये यात्रा चलती रहे, तेज बढ़ती रहे, ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं। और इसमें आपके और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। और सहयोग ये चाहिए मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं, अगर आपको वो ठीक लगती है, लगता है कि ये बात आगे बढ़नी चाहिए, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सके उनसे शेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए और देखिए, और लोगों से इसके बारे में चर्चा ज़रूर कीजिए। क्योंकि असली बात यह है कि बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और जो बात सही लगे उसको कहने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपको गलत लगे तो वो भी आपका अधिकार है। आप कह सकते हैं कि ये बात गलत बोली आपने, ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बात अगर ठीक लगे, सही लगे, उचित लगे, तो उसका जितना प्रसार हो सके उतना अच्छा है। ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। और उम्मीद है कि आपका सहयोग इसी तरह से बना रहेगा, आपका प्रेम इसी तरह से बना रहेगा। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना ही होगा आपने। जॉर्ज सोरोस ने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को। किस लिए? रिजीम बदलने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए। तो जॉर्ज सोरोस ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा विरोधियों, मोदी विरोधियों को, और उसमें बहुत से तत्व ऐसे हैं जो भारत विरोधी भी हैं, उनको एक इंजेक्शन दिया था। और ये इंजेक्शन था स्टेरॉयड का। और आपको मालूम है कि बहुत से खिलाड़ी अलग अलग खेलों में और एथलेटिक्स में ख़ास तौर से खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। उसी तरह से कांग्रेस और भाजपा विरोधियों की ताकत बढ़े, इसलिए जॉर्ज सोरोस ने एक इंजेक्शन दिया था। तो जॉर्ज सोरोस के इस इंजेक्शन की वजह से कई सारी टूल किट्स बनी। और पिछले 5 साल में, और ख़ास तौर से पिछले 2-2.5 साल में, जब से ये तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब से आपने देखा होगा एक के बाद एक नए नए मुद्दे उठाए जाते रहे। किस तरह से विदेशी हाथ, किस तरह से देशी हाथ, किस तरह से उनके विदेशी टूल किट्स के हाथ में भारत की राजनीतिक पार्टियां खेलती रहीं। मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध तक चली गई। मैं ये नहीं कहता हूँ जो मोदी का विरोध करते हैं या केंद्र सरकार का विरोध करते हैं या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विरोध करते हैं वो सब देशद्रोही हैं या देश विरोधी हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे लोग मोदी विरोध या केंद्र सरकार के विरोध, भाजपा आरएसएस के विरोध में जो देश विरोधी तत्व हैं, ताकतें हैं, उनके साथ खड़े होने में कोई एतराज़ नहीं करते। चिंता की बात यह है, जब वो दोनों साथ खड़े नजर आते हैं तब ज़्यादा चिंता बढ़ती है कि आखिर देश के साथ क्या करना चाहते हैं। और ये साजिश कोई नई नहीं है। देखिए, दुनिया भर में एक तंत्र है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, आर्म्स लॉबी के लोग होते हैं, फार्मा लॉबी के लोग होते हैं, ड्रग्स लॉबी के लोग होते हैं, और उसके अलावा दूसरे प्रभावशाली लोग होते हैं जिसको डीप स्टेट कहा जाता है। तो ये क्या चाहते हैं? ये दुनिया भर में कठपुतली सरकारें चाहते हैं। जहां भी, जिस भी देश में राष्ट्रवादी सरकार होगी या राष्ट्रवादी नेता होगी, उसको या तो हटाने की कोशिश होगी या कमजोर करने की कोशिश होगी, उसको कठपुतली बनाने की कोशिश होगी। और नहीं बनेगा तो उसके साथ वही किया जाएगा जो 2024 में या उससे थोड़ा पहले तक नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ करने की कोशिश की गई। मोदी झुके नहीं, मोदी टूटे नहीं, और मोदी ने समझौता नहीं किया। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है, ऐसे तत्वों के लिए
तो ये जो जॉर्ज सोरोस का इंजेक्शन था स्टेरॉइड का, आप जानते हैं कि हर दवा, चाहे इंजेक्शन हो, कैप्सूल हो, टैबलेट हो, सिरप हो, हर दवा का एक एक्सपायरी पीरियड होता है, एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद वो प्रभावी नहीं रह जाती, बल्कि नुकसान भी करने लगती है। बल्कि क्या, मतलब ज़्यादातर मामलों में नुकसान ही करती है। तो उस इंजेक्शन का प्रभाव खत्म हो चुका है और उसका प्रमाण है हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा। अब मैं ये हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे की अगले कई साल तक चर्चा करता रहूंगा, क्योंकि ये चुनाव का नतीजा भारतीय राजनीति का एक प्रस्थान बिंदु है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। पूरी राजनीति को बदल दिया है, राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है। जिस दिशा में देश की राजनीति को ले जाने की कोशिश हो रही थी, उसको न केवल रोक दिया बल्कि उसकी दिशा बदल दी। फिर से देश की राजनीति जो है वो राष्ट्रवाद के रास्ते पर जाए, राष्ट्रीय विकास के रास्ते पर जाए। 2047 तक जब हम आज़ादी का 100वां साल मना रहे हों, तब हमारा देश विकसित राज्यों की श्रेणी में हो, उस रास्ते पर जाए। उस राजनीति की ओर जाने का एक तरह का जनादेश है, संदेश है मतदाता का। हमारे देश का जो मतदाता है उसमें नीर क्षीर विवेक बहुत ज्यादा है और वो समझता है कि क्या गलत है, क्या सही है। क्योंकि मूलतः हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, तो किसान हर फसल के साथ जानता है कि खरपतवार क्या है और फसल अनाज क्या है। उसमें अंतर करना जानता है और उसको अलग करना भी जानता है। इसलिए ये जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, उसकी हैसियत पहले पंजाब के विधानसभा चुनाव में उसके नेताओं की हैसियत पता चल गई, अलग पार्टी बना ली। उनको लगा कि अब तो हम सत्ता में आ जाएंगे, हमारी सरकार होगी पंजाब में। किसी की जमानत नहीं बची। फिर कुछ लोगों का गुरूर बाकी रह गया, उनको गलतफहमी बाकी रह गई। चरहुनी जैसे लोग, वो हरियाणा के चुनाव में फिर से उतर गए। 1170 वोट मिले। ये है राष्ट्रीय किसान नेता की हैसियत। और ये हैसियत किसी पार्टी ने नहीं बनाई, ये हैसियत बनाई इस देश के मतदाता ने, हरियाणा के मतदाताओं ने। और एक वो यूपी वाला जो सौदेबाज है, उसकी हैसियत तो उसके गांव के लोग बता चुके हैं। अब किसी को समझ में ना आए तो बात अलग है, कोई मानने को तैयार ना हो तो बात अलग है। वो व्यापारी है, किसान नहीं है, सौदेबाजी करता है। तो उसको हैसियत, 2 बार चुनाव लड़ चुका, लोग हैसियत उसको बता चुके हैं उसकी क्या है। तो उसकी बात भी नहीं करना चाहिए, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन आज हमारे आपके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हार गई होती तो क्या होता। आप कहने को कह सकते हैं कि अरे भाई, एक राज्य में चुनाव हार जाते, एक राज्य में सरकार चली जाती, तो ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ता। आसमान ही टूट पड़ता। इस तरह की तैयारी थी जो उस तथाकथित किसान आंदोलन के समय, सीए के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसके समय नहीं हो पाया, जो लोकसभा चुनाव के समय नहीं हो पाया, वो सब करने की तैयारी थी। एक जनादेश ने उस सब में पलीता लगा दिया। तो ये जीत बीजेपी की या उसके नेताओं की नहीं मानता मैं, ये जीत हरियाणा के मतदाता के विवेक की जीत है, उसके राष्ट्र प्रेम की जीत है, राष्ट्रीय हित को समझने की उसकी क्षमता की जीत है। तो इस एक जीत ने, एक चुनाव के जनादेश ने बहुत कुछ बदल दिया है। तो कांग्रेस पार्टी, अब वो उनका जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन था उसका असर तो खत्म हो गया, तब वो ताकत ही नहीं मिल रही है, तो फिर से लौटने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा से हमने सबक लिया है, उसको ठीक करेंगे। तो क्या ठीक कर रहे हैं? महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, आपको मालूम है। तो 6 लोगों को भेजा जा रहा है महाराष्ट्र, वरिष्ठ नेताओं को कहा जा रहा है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 3 पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों में अशोक गहलोत राजस्थान, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम, राजस्थान के सचिन पायलट और कर्नाटक के जी परमेश्वर।
इन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। अब आप देखिए कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या रही। इनका अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने गढ़ में क्या असर रहा। ये तीनों मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे और भूपेश बघेल तो एक समय कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन गए थे। ये भी चर्चा होने लगी थी कि भूपेश बघेल कांग्रेस का एटीएम बन गए। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, इसके बारे में मैं कोई जानता नहीं, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। जो चर्चा आमतौर पर होती है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हर चुनाव में भूपेश बघेल दिखाई देते थे केंद्रीय भूमिका में। गांधी परिवार के सबसे लाडले हो गए थे। चरणजीत सिंह चन्नी को जब बनाया गया तब कहा गया कि ये तो मास्टर कार्ड है। पंजाब में आपको मालूम है कि दलितों की आबादी 30% से ज़्यादा है, 32-33% के करीब है। और चरणजीत सिंह चन्नी जो है उसी समाज से आते हैं, ऊपर से सिख भी हैं। तो सब कहा गया कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया और इसका असर केवल पंजाब तक नहीं रहेगा, पंजाब के बाहर तक रहेगा। और चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले अपने पुराने वरिष्ठ नेता और उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले नवजोत सिंह सिद्धू से अपमानित कराया गया, फिर चन्नी के लोगों द्वारा नवजोत सिद्धू को अपमानित कराया गया। आज दोनों पार्टी में नहीं। और कांग्रेस का जब चुनाव आया 2022 में विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस का सफाया हो गया पंजाब से। तो जो अपनी टर्फ, अपनी जमीन नहीं बचा पाया, अशोक गहलोत का भी वही हाल। वो भी बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते थे। सोनिया गांधी उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, उनको हटाने की कोशिश हुई, उन्होंने जो है इनकार कर दिया, एक तरह की बगावत कर दी। खुली बगावत नहीं की लेकिन बगावत ही थी कि सेंट्रल ऑब्जर्वर आए, उनकी मीटिंग नहीं होने दी, विधायक उनके पास गए नहीं, सारे विधायकों ने मिलकर जाके स्पीकर को इस्तीफा दे दिया। और अशोक गहलोत उस बैठक में आए नहीं बल्कि शहर छोड़कर चले गए। तो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को मना कर दिया अध्यक्ष पद के चुनाव के समय, उससे पहले मुख्यमंत्री पद से हटने से मना कर दिया। और उससे पहले सचिन पायलट, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, उनको उप मुख्यमंत्री पद से तो हटाया ही, अध्यक्ष पद से भी हटाया और फिर दोबारा आने नहीं दिया सरकार में। और ऐसा पहला राज्य है देश का आज तक का जिसमें मुख्यमंत्री जिस पार्टी का है उसी पार्टी का, जाहिर है कि उप मुख्यमंत्री भी होगा, गठबंधन की अगर सरकार ना हो, एक पार्टी की हो, तो मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए। ये भी देखा राजस्थान ने। बड़ी बड़ी घोषणाएं की अशोक गहलोत ने। एक घोषणा के लिए प्रियंका वाड्रा को बुलाया गया, कहा गया ये तो गेम चेंजर है, मास्टर कार्ड है, अब तो राजस्थान आना ही आना है, लौट कर सत्ता में आएंगे ही आएंगे। जनता ने कहा कि हम सब समझते हैं, हमको सच्चाई अंदर की पता है, अंदर की बात समझते हैं, हम जानते हैं कौन ठोस है कौन खोखला है। तो जो कहावत है कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, तो थोथे को उड़ा दिया मतदाता ने। अशोक गहलोत बाहर हो गए सत्ता से। भूपेश बघेल जो लग रहा था सामाजिक क्रांति लेकर आए, पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ देंगे, पूरे देश के पिछड़ों को जोड़ देंगे, पिछड़ा वर्ग से आते थे, उन्हीं को दिखा दिखा कर राहुल गांधी बताते थे कि देखिए हम पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देते हैं। चन्नी को दिखाकर बताते थे कि दलितों को देते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। जनता ने कहा कि हम तो नहीं मानते। दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तीनों को, अशोक गहलोत को भी। अशोक गहलोत जिनको बड़ा गुमान था कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार है और चुनाव लड़ना और लड़ाना सिर्फ तो वही जानते हैं। 2017 में आपको याद होगा वो गुजरात भी गए थे, प्रभारी थे गुजरात के, और वहां पर क्या मिला, वहां से आए और वहां चुनाव का नतीजा आया तो कहा गया कि ये कांग्रेस की साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। अब चुनाव में या तो जीत होती है या हार होती है, या सरकार बनती है या नहीं बनती है। ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री चुनावी राजनीति में, इसका कॉन्सेप्ट अशोक गहलोत को इसका श्रेय जाता है कि हारी हुई पार्टी कहे कि नहीं हम जीते हैं, हम मनोवैज्ञानिक रूप से जीत गए। वैसी ही कोशिश हुई 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद।
53 से 99, 53 से 99 पहुंचने को विश्व विजेता मान लिया गया है कि विश्व विजय हासिल कर ली हमने। राहुल गांधी को एक तरह से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी दलों ने कुछ मन से कुछ बेमन से चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया कि अब आ गए हैं, रास्ता खाली करो, सिंहासन खाली करो कि राहुल गांधी आते हैं। जनता ने बता दिया, हम अभी बताते हैं। तो पहला मौका मिला हरियाणा में बताने का, बता दिया। तो इन लोगों को भेजा गया है महाराष्ट्र, जिन लोगों को 6 महानुभावों को, वो ऐसे योद्धा हैं जो अपना युद्ध नहीं जीत पाए, अपनी लड़ाई नहीं जीत पाए। और क्यों नहीं जीत पाए आज तक नहीं बता पाए। न तो उनको बताया गया कि आपकी किस कमी की वजह से आप हारे। तो जो अपनी कमी नहीं ढूंढ पाए, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनको भेजा गया है महाराष्ट्र के रण में कांग्रेस को जिताने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। हरियाणा के चुनाव ने, फिर कह रहा हूं, पिछले वीडियो में भी कहा था कि न केवल नैरेटिव छीन लिया कांग्रेस से, बल्कि उसके संगठन को भी एक्सपोज कर दिया है और उसकी टॉप लीडरशिप को एक्सपोज कर दिया है कि वो कैसे लोगों से घिरी हुई है, किन लोगों की सलाह पर चल रही है, और उन्हीं को, बार बार गलती करने वालों को सलाहकार क्यों बनाया जा रहा है। ये भी एक बड़ा प्रश्न उठा है, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आ रहा है। तो हारे हुए योद्धा, जो हारी हुई लड़ाई है 1985, 1985, वो आखिरी साल था जब महाराष्ट्र में किसी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर आज तक नहीं आ पाई। 40 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 4थे नंबर की पार्टी बन गई। वो तो ये 2 पार्टियां टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी। इसलिए अब विधानसभा में विधायकों की संख्या की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी नंबर 1 हो गई है, वरना जो जनादेश आया था उसमें नंबर 4 पर थी। हाँ, उसको फायदा लोकसभा चुनाव में हुआ। लोकसभा चुनाव में वो नंबर 1 पार्टी हो गई। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी ने जीती। तो अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि यही हमारी असली ताकत है, उसी तरह से व्यवहार करने लगी है। वही सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया है कि हम सबसे बड़े हैं, हमको सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, आपके गठबंधन में आपके साथी आपको वो हैसियत देने को तैयार हो तो ठीक है। सवाल यह है कि मतदाता उसके लिए तैयार है क्या? आखिर आप ऐसा क्या करेंगे? 15 साल आपका लगातार राज रहा महाराष्ट्र में, और उन 15 सालों में किसानों की आत्महत्या का देश में रिकॉर्ड बना। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या उसी दौरान हुई। पानी की समस्या, सड़क की समस्या, उद्योग धंधे महाराष्ट्र से उठकर गुजरात और दूसरे प्रदेशों में चले गए। ये देन है कांग्रेस पार्टी की। फला फूला कौन? गैंगस्टर, ब्लैक मनी का धंधा करने वाले, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने। कम से कम जो 3 सरकारें बनी 99 से 2014 के बीच में, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए अगर जनता के सामने होगा। और उसके बाद जिस तरह से आपने भाजपा और शिवसेना के बीच में एक जो है दरार पैदा की और उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा का लाभ उठाया, इस्तेमाल किया, वो गठबंधन तोड़ने के लिए, जिस गठबंधन को जनता ने जनादेश दिया था सरकार चलाने बनाने का, उसको तोड़ दिया आपने। आपको लगा कि बहुत बड़ी सफलता हासिल हो गई, 2.5 साल सरकार रही, वो भी चली गई। तो उस 2.5 साल में क्या किया आपने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर, ये भी जनता के सामने है। और 5 साल 2014 से 2019 के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने और उनकी सरकार ने क्या किया, ये भी जनता के सामने है। और ये जिनको आप भेज रहे हैं, अशोक गहलोत, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, ये क्या जाकर बताएंगे कि हम जब मुख्यमंत्री थे अपने राज्य में तो हमने क्या उपलब्धि हासिल की? तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर ये उपलब्धि हासिल की तो जनता ने क्यों भगा दिया। तो कांग्रेस के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नो स्ट्रेटजी इज बेस्ट स्ट्रेटजी।
तो हो सकता है कांग्रेस इसी रास्ते पर चल रही हो कि उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, संगठन बुरे हाल में है, नेतृत्व नहीं है, महाराष्ट्र की दृष्टि से बात कर रहा हूं, और उसके अलावा अब विमर्श भी छिन गया है। हरियाणा के चुनाव ने विमर्श भी छीन लिया है, नैरेटिव भी छीन लिया है। तो ऐसे में नतीजा क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने शुरू किया था जॉर्ज सोरोस से। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को भी जवाब है हरियाणा के मतदाता का कि गलतफहमी में मत रहना, अपने घर में ही रहो, वही हद है तुम्हारी। भारत आओगे तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पुश्तें याद करेंगी। तो जॉर्ज सोरोस, मुझे नहीं लगता कि अब सपने में भी भारत में रिजीम चेंज की बात सोचेंगे। दुनिया में बहुत से देशों में किया उन्होंने, पैसे के बल पर किया है, दूसरी ताकतों के बल पर किया है। भारत में बुरी तरह से फ्लॉप हुए। उसका जीता जागता उदाहरण है राहुल गांधी और उनके इंडिया अलायंस के साथी दल। तो अब ये लड़ाई जो है एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ रही है। ये जो विदेशी टूल किट्स थी उनका प्रभाव और उनका इस्तेमाल जो है आने वाले दिनों में लगभग खत्म होने वाला है। हालांकि कोशिश फिर होगी, नई टूल किट बनाने की कोशिश होगी, लेकिन जनता जब एक बार बात को समझ जाती है तब उसे डिगाना मुश्किल होता है। ये बात अगर राहुल गांधी और उनके साथियों को समझ में आ जाए तो अच्छा है, न समझ में आए तो जो हो रहा है इससे भी बुरा होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जाते जाते एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत आभार, शत शत प्रणाम। ये सहयोग, ये श्रेय, ये साथ बनाए रखिए।